everyone, welcome to Physiopath by Ruchi. Today we will learn about PNF, that is proprioceptive neuromuscular facilitation. So what is PNF? PNF is an advanced clinical approach designed to enhance movement control. तो PNF एक टेक्निक है जो कि मूवमेंट को एनहेंस करने के लिए, कंट्रोल मूवमेंट को एनहेंस करने के लिए बनाई गई थी। एंड इसमें डायगोनल पैटर्न को फॉलो करते हुए हमें मूवमेंट कराना होता है, जिससे कि जो हमारा न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन है वो इजीली हो सके। When a diagonal movement pattern begins, it activates proprioceptive sensory receptors in the muscles, tendons and joints. और जब ये diagonal movement patterns begin शुरू होते हैं तो हमारे sensory receptors को command मिलती है कि हमें वो movement follow करना है। The dynamic sensory input transmits neural information directly to the brain. So पहले sensory input मिलता है, देन वो न्यूरल इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली ब्रेन में सेंड करता है एंड उसके बाद हमारा ऑप्टिमल मोटर रिस्पॉन्स जनरेट होता है। तो दिस इज द बेसिक बोल सकते हैं प्रोसीजर है पीएनएफ का जो कि फॉलो होता है। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ पीएनएफ, व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स? फर्स्ट वन इज होलिस्टिक अप्रोच, तो focuses on the entire limb as an integrated component of a total human being, maximizing comprehensive movement of potential. So इसमें क्या होता है, जो हमारा एंटायर लिम्ब है, जो हमारा जो अफेक्टेड लिम्ब है जिसको हमें पीएनएफ के थ्रू मूवमेंट कराना है, तो उसको हम पूरे लिम्ब को एक इंटीग्रेटेड कंपोनेंट मानकर उसको उसके मूवमेंट को फैसिलिटेट करते हैं। देन पॉजिटिव एंड पेन फ्री, मेंटेन पेन फ्री, तो इसका सबसे बड़ा प्रिंसिपल है कि ये पॉजिटिव होना चाहिए एंड पेन फ्री होना चाहिए। इसके मूवमेंट पीएनएफ को अगर हम फॉलो अप कर रहे हैं तो पेन फ्री मूवमेंट होना चाहिए। मेंटेन्स अ प्योरली पॉजिटिव डायग्नोस्टिक एंड थेराप्यूटिक अप्रोच, ऑल गाइडेड थेराप्यूटिक मूवमेंट शुड रिमेन एंटायरली पेन फ्री। हाईएस्ट फंक्शन, सबसे ज्यादा फंक्शन, यूजेस रियलिस्टिक achievable functional tasks that motivate patient to complete further clinical treatments and achieve ultimately mobility. So इसका highest function क्या है? सबसे ज़्यादा इसका जो प्रिंसिपल है वो ये है कि जो टास्क होना चाहिए वो अचीवेबल होना चाहिए। पेशेंट को डायरेक्ट ऐसा कोई टास्क नहीं दिया जाता है इसमें पीएनएफ में कि वो पेशेंट ना कर पाए। अचीवेबल फंक्शनल टास्क करे जिससे कि पेशेंट मोटिवेट होता है, बार बार फिर उसी टास्क को वो पूरा करता है और अल्टीमेटली मोबिलिटी अचीव हो जाती है। तो दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ पीएनएफ। कोर क्लिनिकल प्रोसीजर्स, अब पीएनएफ को फॉलो करते हुए हमारे क्या क्या प्रोसीजर्स फॉलो होते हैं, तो यहाँ पे 9 प्रोसीजर्स हैं और इसको हम इंडिविजुअली पढ़ेंगे। फर्स्ट वन है मैनुअल कॉन्टैक्ट, सेंसरी फैसिलिटेशन वाया टच। तो सेंसरी फैसिलिटेशन कैसे होता है? टच के थ्रू। प्रिसाइज कॉन्टैक्ट स्टिमुलेट सेंसरी एंड टैक्टाइल रिसेप्टर्स बीनीथ द थेरेपिस्ट हैंड। तो यहाँ पे जब थेरेपिस्ट पेशेंट के उस लिम्ब को टच करते हैं जिसमें पीएनएफ पैटर्न फॉलो करा के मूवमेंट कराना है, तो ये उसके सेंसरी और सेंसरी रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है और जो टैक्टाइल रिसेप्टर्स होते हैं थेरेपिस्ट के हैंड में, हैंड के नीचे, मतलब बोल सकते हैं थेरेपिस्ट ने टच किया है तो उसके जो पेशेंट के टैक्टाइल रिसेप्टर्स हैं वो सेंसेशन देते हैं एंड यही सेंसेशन फिर ब्रेन को प्रोसेस, ये सिग्नल ब्रेन को दिया जाता है, ब्रेन को मिलता है। देन उसके बाद एक टैक्टाइल फीडबैक वापस से आता है और जो भी कमांड दी गई है, जो मूवमेंट फॉलो अप करना है, देन ये मोटर एक्टिविटी के फॉर्म में फॉलो होता है। सेकेंड, बॉडी पोजिशन। सो बॉडी पोजिशन ऑफ बोथ पेशेंट एंड थेरेपिस्ट बहुत ज़्यादा
अच्छी होनी चाहिए। क्यों? अगर सपोज हमें ये लिम्ब का मूवमेंट कराना है एंड डायगनली पीएनएफ को फॉलो कर रहे हैं, तो डायगनल मूवमेंट है। सो जो थेरेपिस्ट की पोजीशन है और ये जो थेरेपिस्ट की जो हैंड प्लेसमेंट है, ये इस तरीके से होनी चाहिए कि हमारा ये जो डायगनल पैटर्न फॉलो होगा इसके बीच में ना आए। अगर सपोज मान लीजिए ये हमें लिम्फ की मूवमेंट करानी है और थेरेपिस्ट यहाँ खड़े हो गए, तो क्या हो जाएगा? ना ही उनकी हैंड प्लेसमेंट ठीक होगी, ना ही उनका पोस्चर, उनके पोस्चर में भी प्रॉब्लम आएगी एंड पीएनएफ पैटर्न भी फॉलो नहीं हो पाएगा। तो दोनों की पोजीशन बहुत ज्यादा जरूरी है कि ठीक हो। थर्ड वन इज वर्बल कमांड। वर्बल कमांड, दिस इज फॉर थेरेपिस्ट कि वर्बल कमांड थेरेपिस्ट की कैसी होनी चाहिए। इट इज क्लियर एंड कंसाइज मैसेजिंग। क्लियर होनी चाहिए और कंसाइज होनी चाहिए, मतलब क्लियर कि वो बोल क्या रहे हैं, और कंसाइज बहुत छोटी होनी चाहिए। सो verbal commands inform patients about exactly what action is required and precisely when to initiate it. तो एक्शन क्या करना है और कब करना है, व्हेन। एंड जब ये हमारी जो कमांड्स हैं ये हमेशा शॉर्ट होनी चाहिए और सिंपल होनी चाहिए ताकि पेशेंट को कंफ्यूजन ना हो मूवमेंट्स में। सेकंड है अकाउस्टिक वॉल्यूम वेरिएशन। सो ये वेरिएशन बिल्कुल देखने नहीं मिलना चाहिए थेरेपिस्ट की वॉइस में कि जो इंटेंसिटी है और जो वॉल्यूम है वो हमेशा एक्यूरेट होनी चाहिए। वो ना ही बहुत लो होनी चाहिए और ना ही बहुत हार्श और लाउडर होनी चाहिए। हाँ, इतनी लाउड होनी चाहिए और इतनी फर्म होनी चाहिए ताकि पेशेंट उसको इजीली समझ सके, सुन सके और फिर कामली और रिलैक्सली स्ट्रेचेस या मूवमेंट्स को परफॉर्म कर सके। थर्ड है विजन। सो विजन, विजुअल फीडबैक लूप। Directing the patient's gaze toward the moving limb triggers as powerful visual sensory feedback loop that dramatically improves motor execution. तो विजुअल फीडबैक लूप बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर पेशेंट जो भी मूवमेंट कर रहा है वो अच्छे से देख रहे हैं कि क्या पैटर्न को फॉलो करते हुए मूवमेंट करना है, तो उन्हें बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि एक्चुअल मूवमेंट क्या करना है। Then receptor synchronization. So visual actively synchronizes visual cortex pathways with proprioceptors, resulting in highly coordinated and clean movement trajectories. तो जो रिसेप्टर सिंक्रोनाइजेशन होता है, इसमें क्या होता है, जो हमारे विजुअल रिसेप्टर्स होते हैं ये हमारे मूवमेंट्स के साथ सिंक्रोनाइज होंगे। देन थर्ड है हेड मूवमेंट एड। Gaze following naturally coordinates and aids the synergistic rotation and extension of the neck and head during physical transitions. So ये जो head movement aid होते हैं ये बहुत जरूरी है कि इसको हम फॉलो करते हुए पीएनएफ करवाएं। जैसे कि नेक की एक्सटेंशन करानी है या हेड का रोटेशन, सिनर्जिस्ट रोटेशन कराना है, तो ये नेचुरल कोऑर्डिनेट्स देना बहुत जरूरी है कि हमारा ये अगर हेड है तो हम इसको इतनी डिग्री तक ही मूव करें और उससे ज्यादा नहीं। देन फिफ्थ है रेजिस्टेंस एंड इरिडिएशन। सो रेजिस्टेंस में हमारी रेजिस्टिव एक्सरसाइजेस आ जाएंगी। क्लिनिकल रेजिस्टेंस गाइडलाइंस दैट इज ऑप्टिमल एंड पेन फ्री। हमेशा क्योंकि पीएनएफ को फॉलो कर रहे हैं तो ये हमेशा पेन फ्री होना चाहिए। नेवर पुश द पॉइंट ऑफ स्ट्रक्चर टू द पॉइंट ऑफ स्ट्रक्चरल पेन। फॉर स्ट्रेंथनिंग, हमेशा स्ट्रेंथनिंग के पर्पज से होनी चाहिए। फॉर फंक्शन, कीप रेजिस्टेंस माइल्ड टू मॉडरेट। जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वो हमेशा माइल्ड टू मॉडरेट होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। Irradiation. Irradiation is the psychological spreading of muscle activity from stronger functioning and muscle groups to weaker surrounding targeted muscles. तो ये irradiation को भी फॉलो किया जाता है पीएनएफ में। ये irradiation क्या होता है? एक साइकोलॉजिकल
मसल एक्टिविटी की स्प्रेडिंग होती है कि जो एक्टिव मसल्स हैं वो अपनी साइड की जो वीकर मसल्स हैं सराउंडिंग जो टारगेटेड मसल्स हैं उनको भी एनहेंस करेगी उनके मूवमेंट को एज एन सिनर्जिस्ट। सिक्स्थ है हमारा ट्रैक्शन, joint distraction mechanism. Traction involves the manual distraction and separation of joint surfaces to decrease pressure on cartilage. Suppose इस इमेज में थेरेपिस्ट जो हैं वो हमारे लोअर बैक के जो प्रेशर है उसको कम करने के लिए यहाँ पे इनको ट्रैक्शन दे रही हैं, दैट इज लंबर ट्रैक्शन। एंड ये लंबर ट्रैक्शन नहीं बोल सकते इसे, हाँ एसआई जॉइंट के जो स्टिफनेस होगी उसको रिलीज करने के लिए जरूर। तो ये जो जॉइंट डिस्ट्रैक्शन मैकेनिज्म है इसको फॉलो करते हुए यहाँ पे जो स्टिफनेस होगी वो भी खत्म हो जाएगी एंड जो पेन होगा वो भी खत्म हो जाएगा। तो पीएनएफ में ट्रैक्शन भी फॉलो होता है। अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन में आता है जॉइंट कंप्रेशन एंड स्टेबिलिटी। Unlike traction, approximation applies a gentle compressive force through the joint surfaces. तो approximation में क्या करते हैं हम, gentle compressive force के थ्रू joint surface में gentle compressive force देते हैं. It is ideally given at the end range of a diagonal movements to deliver stabilizing feedback. Suppose ये hand है, okay, and हाँ ये इसका जो एंड रेंज है ये इतना इसका एंड रेंज है एंड अब इसको जब हम यहाँ ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो बस ये इस एंड रेंज पे मैं एक कंप्रेसिव फोर्स दूंगी जिसकी वजह से मेरा जो स्टेबलाइजिंग फीडबैक है वो एक्टिवेट होगा और वेट बेयरिंग रिसेप्टर्स पर जाएगा। Then co-contraction and co-contraction activation. Approximation facilitates the reflex contraction of deep postural stabilizing muscles. तो approximation क्या करता है, एक reflex contraction देता है deep postural stabilizing muscles में और ये ट्रिगर करता है co-contraction को। co-contraction में कौन है, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। तो इसमें दोनों चीज को एक्टिवेट कर देता है। पहले हमने अप्रोक्सीमेशन दिया, ये मेरी एंड रेंज थी, मैंने इस एंड रेंज पे जाके थोड़े से कंप्रेसिव फोर्स दिया हैंड को ताकि फुली एबडक्ट हो सके एंड उसके बाद जब जो ये साइमल्टेनियसली को कॉन्ट्रैक्शन ट्रिगर हुआ जिसमें कि मेरी एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट मसल दोनों ने एक्टिव होके जॉइंट इंटीग्रिटी को मेंटेन किया और स्टेबलाइज कर लिया। देन थर्ड वन है स्ट्रेच स्टिमुलस एंड रिफ्लेक्स। स्ट्रेच स्टिमुलस में आएगा बिफोर इनिशिएटिंग एनी एक्टिव मूवमेंट पैटर्न प्लेस द टारगेटेड मसल एंड लिम्ब इनटू द फुली elongated position. This puts targeted tissues under gentle pre-tension, maximizing potential muscular excitability. तो स्ट्रेच स्टिमुलस में होता है कि स्ट्रेचिंग सब जानते हैं, तो इसमें हमारा जो मूवमेंट होता है जैसे कि इस इमेज में हम देखते हैं मूवमेंट, इसमें मेरा मैं लेग का पीएनएफ पैटर्न फॉलो करूं करने के लिए इसमें सबसे पहले मैं उसको पूरी तरीके से स्ट्रेच कर दूंगी एंड स्ट्रेच मतलब उसके पूरे एलोंगेटेड पोजीशन में है ये, इससे ज्यादा फ्लेक्स नहीं होगा। देन इसके बाद मैं अब इसका पीएनएफ पैटर्न फॉलो करूंगी डायगोनली। देन स्ट्रेच रिफ्लेक्स को एक्टिव करने के लिए थेरेपिस्ट अप्लाइज रैपिड माइक्रो रेंज क्विक स्ट्रेच डायरेक्टली टू द डिस्टल जॉइंट्स। जैसे इन्होंने डायरेक्ट डिस्टल जॉइंट्स पे एक प्रेशर बनाया हुआ है स्ट्रेच रिफ्लेक्स को एक्टिव करने के लिए। अब जब ये मूवमेंट यहाँ दे रही हैं तो इसका एक स्ट्रेच रिफ्लेक्स जस्ट अपोजिट इसके एंटागोनिस्ट मसल ने बना रखा है ताकि ये जॉइंट स्टेबलाइज रहे। लास्ट है टाइमिंग। सो टाइमिंग का क्या रोल है पीएनएफ में, द स्मूथ सिक्वेंशियल कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट
from distal to proximal muscle groups ensures natural functional movement flow. So टाइमिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है. अगर हम किसी भी मूवमेंट को जितना ज्यादा स्लो करते हैं, हाँ, उतना ज्यादा हमारा मूवमेंट अच्छा होता है पीएनएफ को फॉलो करते हुए. एंड जितना ज्यादा मूवमेंट हमारा वो कम फास्ट होगा, उतना ही ज्यादा, मतलब उतना हमको पीएनएफ का आउटकम नहीं मिल पाएगा. सो दीज आर द क्लिनिकल बेनिफिट्स ऑफ पीएनएफ. इनिशिएटिंग मूवमेंट, मूवमेंट को इनिशिएट करने में हेल्प करता है. स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है. रेंज ऑफ मोशन एक्सपेंशन, रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाती है. स्टेबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन, स्टेबिलिटी आती है और कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट हो जाता है डायगोनल पैटर्न की वजह से. मोटर लर्निंग, मोटर लर्निंग जैसे सेंसरी एक्टिव होता है, सेंसरी कमांड देता है ब्रेन को, एंड ब्रेन फिर एज एन फीडबैक मोटर मोटर आउटपुट देता है. रिलैक्सेशन इंक्लूड्स रैपिड पोस्ट आइसोमेट्रिक मसल रिलैक्सेशन. पेन रिडक्शन, पेन भी कम होता है क्योंकि इसके सारे मूवमेंट पेन फ्री होते हैं. सो दैट्स इट फॉर द वीडियो. इफ यू लाइक इट, then press the thumb and share it and subscribe Physiopath by Ruchi. Thank you.